Hello guys, welcome to all of you. In the last previous sessions, I had tell you about हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था। किसके बारे में बताया था? फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था। किसके बारे में? फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमेरिज्म के बारे में, यानी FGI के बारे में मैंने बताया था। फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने ये बोला था कि हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, देन हम उसको बोलते हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमेरिज्म। और ये मैंने बोला था कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एल्डिहाइड ऑलवेज क्या शो करती हैं, कीटोन के साथ में। एल्डिहाइड हमेशा एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन हम देखते हैं, यानी एल्डिहाइड कीटोन के साथ में आइसोमेरिज्म शो करती हैं। दूसरा एल्कोहल, मैंने आपको बताया था कि एल्कोहल आपके पास क्या किसके साथ है, एल्कोहल एंड ईथर जो होते हैं वो आपस में आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास थायोल एंड थायो ईथर की हम बात करते हैं, किसकी? थायो ईथर्स की हम बात करते हैं, वो भी आपस में आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नंबर 4 आपके पास में एल्काइन एंड मैंने आपको बताया था डाईइन जो होती है, एल्काइन एंड डाईइंस जो होती है वो भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमेरिज्म शो करती है। और आपके पास में एमीन्स जो होती है वो भी फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमेरिज्म शो करती है। ये मैंने आपसे क्या किया था, डिस्कस किया था। क्या किया था? ये मैंने फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमेरिज्म में डिस्कस किया था। अब मैं इनके एग्जांपल लेता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, C3H6O दे दिया, तो इसके कितने आइसोमर्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया क्या, DBE निकालना, यानी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आप निकालेंगे इस फॉर्मूले में। और DBE निकालने के बाद में आप क्या करेंगे, इसमें आप ये देखेंगे कि कितने आइसोमर्स इसके फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर बन सकते हैं। तो देखिए C3 है, इसका मतलब क्या हो गया, CH3, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर क्या हो गया, OH। ये आपके पास कार्बन एटम 3 है, हाइड्रोजन 6 आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन 1 है। एक तो ये हो सकता है, और आपके पास इसमें ऐसे भी बन सकता है CH3O यानी ये आपके पास में क्या है, अल्कोहल है। ये आपके पास में क्या है, अल्कोहल है। और ये आपके पास में क्या है, ईथर है। ईथर्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन, और अल्कोहल में OH ग्रुप्स होता है फंक्शनल ग्रुप्स। तो मतलब फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर्स हो गए एक दूसरे के, क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर्स हो गए। इस टाइप से मैंने आपसे बोला था लास्ट क्लास में। ऐसे ही आपके पास में नंबर 2 ऐसे दे दे, मान लीजिए CH3 CH2 और यहाँ पर CH2 COOH दे दे, तो ये दे दे। और आपके पास में इसी टाइप से मैं ऐसे बोल दूँ CH3O CO, और यहाँ पर क्या हो जाए CH2, और यहाँ पर क्या हो जाए CH3। देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए 1 2 3 4 कार्बन एटम है। यहाँ भी 1 2 3 4 कार्बन एटम है। ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में एसिड है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको आप बोलते हैं, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपके पास में है। और ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में ये ग्रुप्स आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन से CH3 अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये आपके पास में क्या है, एस्टर्स है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, FGI हो गए, यानी फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर्स हो गए। क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर हो गए। अब आपको इसी का कंडेंस फॉर्मूला दे देगा। कैसे देगा कंडेंस फॉर्मूला, वो ऐसे दे देगा C4 और C4 आ जाएगा। इसके बाद में क्या दे देगा 3 2 5 और 2 7 और 8 C4H8 और यहाँ पर O2, यानी इसी का कंडेंस फॉर्मूला दे देगा आपको, यानी CnH2n और O2 आपके पास में इस फॉर्म में आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला प्रेजेंट होता है। CnH2n O2 की फॉर्म में आपके पास में क्या होता है, फॉर्मूला प्रेजेंट होता है। यहाँ किसकी फॉर्म में देगा, CnH2nO की फॉर्म में फॉर्मूला देगा, यानी CnH2nO की फॉर्म में देगा तो आपके पास एल्कोहल और ईथर हो सकता है। अगर आपको CnH2nO2 की फॉर्म में देगा तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर हो सकते हैं। तो यानी आप जनरलाइज फॉर्मूला ध्यान रखिए, यानी इस टाइप से अगर फॉर्मूला दे दिया तो मतलब वहाँ पर है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स हो सकते हैं। अगर इस फॉर्म में आपको दे दिया CnH2n और O दे दिया तो मतलब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी अल्कोहल और ईथर हो सकते हैं। ऐसे मैंने बोला था। ऐसे ही आपको अगर ऐसे दे दे CnH2n और यहाँ पर S दे दे, यानी सल्फर दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल C3 और यहाँ पर क्या H6 और सल्फर दे दिया, तो आपके पास में देखना यहाँ से क्या बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास में SH, जिसको आप बोलते हैं क्या, थायो एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायो
एल्कोहल बोलते हैं। ऐसे ही आपके पास इसका दूसरा फॉर्मूला आप सोचिए, दूसरा फॉर्मूला यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सोचिए, ये भी बन सकता है। इसमें और इसमें दोनों में देखिए, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, नंबर ऑफ सल्फर एटम सेम है। मतलब ये आपके पास थायो एल्कोहल होता है, ये आपके पास में क्या होता है, थायो ईथर्स होता है। जैसे आपके पास ईथर होता है, सल्फर लगते ही थाया लग जाता है, और ईथर होता है तो आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो यानी सल्फर लगते ही क्या लग जाता है, थाया लग जाता है। तो ये आपके पास क्या, थायो ईथर, ये आपके पास में क्या, थायो एल्कोहल। वो थार क्या है, वो थार क्या है, वो थार फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर। क्या है, फंक्शनल ग्रुप से आइसोमर है। इस टाइप से आप बोल सकते हैं, ऐसे आइडेंटिफाई आपको करना है। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास में क्या दे दें, आपके पास में एल्काइन और एल्काडाइन की बात कर लूँ, यानी एल्काइंस की, और या फिर मैं बात कर लूँ किसकी, डाईइंस की। डाईइंस का मतलब क्या हो गया, 2 डबल बॉन्ड्स हो। एल्काइन का मतलब क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे दे दिया जाए, या फिर इसी का आइसोमर कैसे बना देगा वो, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2। तो ये दोनों देखिए, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड अलग रिएक्शन शो करता है और ट्रिपल बॉन्ड अलग रिएक्शन शो करता है। तो इसका मतलब हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर्स हो सकते हैं। तो यानी आपको पूछ लिया जाए एल्काइन और डाईइन, तो मतलब आपके पास में ये फॉर्मूला कैसे दे देगा, फॉर्मूला ऐसे दे देगा, C3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H6 हो जाएगा, C3H4 बिकॉज ऑफ एल्काइन का फॉर्मूला याद कीजिए, CnH2n होता है। वैसे तो CnH2n-2 होता है, याद कीजिए CnH2n-2 होता है। तो यहाँ पर 3 × 2 6, 6 - 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी आपको इस टाइप से पूछ लेगा कि बताइए C3H4 के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। तो आपको आंसर लिखना है कितने, 2 आइसोमर्स हो सकते हैं। कौन से आइसोमर्स हो सकते हैं, 2 आइसोमर्स हो सकते हैं, 2 आइसोमर्स हो सकते हैं। कितने, 2 आइसोमर्स हो सकते हैं। इसके कितने, 2 आइसोमर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। कितने, 2 आइसोमर्स होते हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसे आपको सोचना है भी। तो इस टाइप से आपके पास में ऐसे ही आपको क्या दे देगा, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। क्या, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड ये भी आपस में क्या होती हैं, फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर। कैसे, साइनाइड आपको पता है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, और इसी को अगर ऐसे लिख दिया जाए CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C लिख दिया जाए, तो ये क्या होता है, साइनाइड होता है आपके पास में। ये क्या होता है, साइनाइड होता है। CN ग्रुप होता है वो साइनाइड होता है, और NC ग्रुप होता है वो कैसा होता है, आइसोसाइनाइड होता है। यानी आइसोनाइट्राइल बोल दूं, इसको नाइट्राइल भी बोला जाता है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों आपस में FGI हो गए, यानी फंक्शनल ग्रुप्स क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए। फंक्शनल ग्रुप्स क्या हो गए, आइसोमर। इसका फॉर्मूला बनाइए, तो इसके फॉर्मूले में 1 2 3 कार्बन एटम है, और इसके हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3 2 आपके पास में H5, और यहाँ पर S5, और यहाँ पर क्या दे देगा, N। तो इस टाइप से आपको फॉर्मूला दे देगा, पूछ लेगा इसके कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर्स हो सकते हैं। तो आप अभी फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर इसके हो सकते हैं। ऐसा कंडेंस फॉर्मूला आपको मिलता है। अभी आपको सोचना होता है कितने वे में हम बना सकते हैं स्ट्रक्चर। पहले आपको इसमें क्या निकालनी होती है, DBE निकालनी होती है, यानी DU, जो मैंने आपको बता रखी है कि कैसे निकाली जाती है। इसके बाद हमारे पास क्या, एमीन्स की बात कर लेते हैं। किसकी, एमीन्स की बात कर लेते हैं। देखिए एमीन्स आपने पढ़ा हो, तो एमीन्स आपके पास में 1 डिग्री होती है, 2 डिग्री होती है, और 3 डिग्री होती है। 1 डिग्री एमीन का मतलब हो गया नाइट्रोजन आपके पास एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा और 2 हाइड्रोजन से। 2 डिग्री एमीन्स का मतलब होता है नाइट्रोजन आपके पास 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होगा, और 3 डिग्री एमीन्स का मतलब होता है नाइट्रोजन आपके पास में 3 एल्काइल ग्रुप से क्या होता है, अटैच्ड होता है। और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स तीनों की तीनों आपस में क्या शो करती है, फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर शो करती है। क्या शो करती है, फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर शो करती है। देखना कैसे, मान लीजिए आपके पास में 1 डिग्री एमीन्स है CH3 CH2, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर क्या दे दे आपको, NH2 दे दे। क्या दे दे, NH2 दे दे। यानी ये आपको फॉर्मूला ऐसे देगा C3, और यहाँ पर क्या देगा 3 2 5 2 7 और 2 9, यानी C3H9N दे देगा। आपको ये फॉर्मूला देगा, पूछेगा कितने फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर इसके एग्जिस्ट कर सकते हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर। तो देखिए ये हो सकता है ऐसे, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH2, यहाँ पर NHA और CH3। ये कैसा है मीन, 1 डिग्री एमीन। ये कैसा है, दोनों साइड कार्बन है, तो ये 2 डिग्री एमीन्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा,
2 डिग्री एमीन्स हो जाएगा, ये आपके 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। ऐसे ही आप और बना सकते हैं। कैसे? आपके पास में CH3N और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, देखिए तीनों साइड नाइट्रोजन की क्या है, कार्बन एटम अटैच्ड है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका 3 डिग्री एमीन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। और तीनों की तीनों आपस में क्या है भाई, अगर तीनों मैं पूछूं क्या आपस में, तो ये आपस में क्या होती हैं, फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं भाई? फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर होते हैं। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स भी आपस में फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे अगर फॉर्मूला दिया होता है कंडेंस से, तो उसमें सबसे पहले ड्यू निकालनी होती है, यानी डबल बॉन्ड एंड सैचुरेशन, यानी उसमें कोई डबल बॉन्ड है या नहीं है ये चेक करना है। उसके बाद आपको ऐसे फॉर्मेट बनाना है, अलग अलग टाइप से वे सोचने होते हैं भी। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर के कोई सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता जिससे हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने बनेंगे, क्योंकि अब अगर मैं बोल दूं ऐसे कि आपके पास C12 होता है, H C20 और H से आपके पास क्या होता है, H आपके पास जो होता है 42, तो इसके 3,65,000 के अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं, आइसोमर जो एग्जिस्ट करते हैं। तो अब 3,65,000 आपको जो होता है कोई वे नहीं होता, सोचने होते हैं, बनाने होते हैं। तो मतलब जो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, और अलग अलग बुक अलग अलग बोलती है। सोलोमन्स की बुक्स अगर हम पढ़ते हैं तो 3,65,000 समथिंग और बोलती है ऊपर। अगर हम पालो और ब्रूसली की बुक आती है उसमें देखते हैं तो अलग तरीके से आते हैं। ऐसे ही आप अगर C10 और H अगर आपके पास में 22 के आप बनाते हैं, तो कुछ बुक्स बोलती है 73 बनते हैं इसके आइसोमर, कुछ बुक्स बोलती है 75 बनते हैं, कुछ बुक ऐसे भी बोलती है 77 आइसोमर इसके बनते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हमें बना के देखना पड़ता है, इनका कोई निकालने का वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखनी होती है। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है सिंपल वे में। तो ये अभी आपके पास में क्या हमने देखा, क्या फंक्शनल ग्रुप से आइसोमर्स के बारे में हमने देखा। अब हमारे पास आता है क्या, मेटामर्स आते हैं। क्या आते हैं? मेटामर्स। फोर्थ आपका जो आइसोमरिज्म आता है वो आता है भी मेटामर्स आते हैं। क्या आते हैं? मेटामर्स। क्या आते हैं? मेटामर्स। मेटामर्स क्या होते हैं? इनमें मैं अगर बात करूं तो मोलिकुलर फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, बट क्या मिलेगा यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप्स भी क्या होगा आपका, सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप्स ही आपका सेम होगा। मेटामर्स में आपके क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी, मेटामर्स में मैं ये बोल रहा हूं भाई फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम होगा, तो सर यहाँ पर डिफरेंट क्या होगा, ये बात आएगी। तो देखिए डिफरेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या डिफरेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं इसमें क्या कंडीशन होती है, फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं मस्ट भी क्या होना चाहिए, मस्ट भी डाईवेलेंट होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, डाईवेलेंट होना चाहिए। अब डाईवेलेंट से मतलब क्या होता है, डाईवेलेंट से मतलब है मेरे पास मार्कर है, इसके इस साइड ग्रुप जुड़ सके, इसके इस साइड भी ग्रुप जुड़ सके। अब डाईवेलेंट पीरियोडिक टेबल में याद करो, ऑक्सीजन डाईवेलेंट होता है, इसके बाद नाइट्रोजन डाईवेलेंट क्या ट्राईवेलेंट भी होता है। इसके बाद हम बात करें OCO यानी आपके पास एस्टर की बात कर लें, इसके बाद हम बात कर लें किसकी, NHCO एमाइड की बात कर लूँ मैं, ये भी डाईवेलेंट होता है, ये भी डाईवेलेंट ग्रुप होता है। एमाइड वाला, एस्टर वाला डाईवेलेंट होता है, नाइट्रोजन वाला डाईवेलेंट होता है, ऑक्सीजन वाला क्या होता है, डाईवेलेंट ग्रुप होता है। ऐसे ही सल्फर डाईवेलेंट होता है, यानी ये आपके पास में क्या होते हैं, डाईवेलेंट ग्रुप आपके देखने को मिलते हैं, ये ग्रुप आपको डाईवेलेंट मिलते हैं। ऐसे ही कीटोन आपके पास क्या होता है, डाईवेलेंट होता है। तो यानी फंक्शनल ग्रुप्स क्या होने चाहिए, मस्ट बी डाईवेलेंट। डाईवेलेंट से मेरा मतलब क्या है कि आपके पास दोनों साइड कार्बन एटम की चेन डिफरेंट टाइप से क्या हो सके, जुड़ सके। तो यानी इन क्या होगा कि यहाँ पर डिफरेंट क्या होनी चाहिए, डिफरेंट साइड चेन अटैच्ड होगी, साइड चेन्स आर अटैच्ड, साइड चेन आर अटैच्ड ऑन डाईवेलेंट एटम, ऑन डाईवेलेंट एटम, ऑन डाईवेलेंट एटम, एटम बोल दूं ऑन डाईवेलेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम, यानी एटम बोल दूं। तो डाईवेलेंट एटम जो आपके पास दिख रहे हैं, इनके पास आपको क्या देखनी है, साइड चेन देखनी है कि इनके ऊपर जुड़ी हुई साइड चेन क्या होगी, बोथ साइड, यानी लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट जो होती है, लेफ्ट एंड राइट क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लेफ्ट एंड राइट में साइड चेन जुड़ी होती है वो डिफरेंट होनी चाहिए, तब हम उनको बोलेंगे मेटामर्स। क्या बोलेंगे, मेटामर्स हम उनको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटामर्स के बारे में हम उनको बोलेंगे भाई। क्या कि आपके पास में डिफरेंट एटम अटैच्ड होने चाहिए, डाईवेलेंट के दोनों साइड डिफरेंट होनी चाहिए साइड चेन। देखिए कैसे, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। देखिए मैंने ये बोला
आपके पास मान लीजिए ऐसे गिवन है CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर O और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, ये आपको गिवन है भाई। यानी आपके पास में CnH2nO ये फॉर्मूला आपके पास गिवन है। यानी C आपके पास क्या हो गया 4 हो गया, C 4 हो गया और H कितना हो गया 8 हो गया, H 8 हो गया, 3 6 8 यानी 3 6 और यहाँ पर क्या हो गया 3 और यहाँ पर 6 और 8 और यहाँ पर क्या हो गया ये 10, C4 और यहाँ पर क्या हो गया भाई H10 यानी 2n + 2 और यहाँ पर C4H10O हो गया। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। अब इसमें इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, इसको भाई आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं ऐसे। तो देखिए इस ऑक्सीजन के बोथ साइड चलिए आप, इस साइड C2H5 है, इस साइड भी C2H5 है, लेकिन इसके साथ इस साइड CH3 है, इस साइड C3H7 है। तो मतलब ये दोनों अगर हम बात करेंगे कि ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये मेटामर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेटामर्स कहलाते हैं। और यही मैंने आपको लिखवाया है क्या कि हमारे पास इसमें फंक्शनल ग्रुप्स मस्ट भी क्या होने चाहिए डाइवेलेंट, यानी जिसकी संयोजकता कोवैलेंसी कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। डाइवेलेंट का मतलब क्या है जिसकी कोवैलेंसी 2 हो, यानी एक इस साइड एक लेफ्ट में तो एक राइट में, दोनों क्या जुड़ सके अलग अलग ग्रुप जुड़ने की जिसकी कैपेसिटी हो। जैसे हेलोजन की बात करते हैं तो ये तो एक साइड जुड़ते हैं, हेलोजन FCl Br की अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो मोनोवेलेंट होते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं मोनोवेलेंट होते हैं। अब डाइवेलेंट में कौन कौन से आपके पास मिल सकते हैं मैंने सारे डिस्कस कर लिए, या तो एमाइड मिलेगा या एस्टर मिलेगा, या फिर आपके पास क्या मिलेगा या एमाइड मिलेगा या एस्टर मिलेगा या एन मिलेगा या ओ मिलेगा या सल्फर मिलेगा या CO मिलेगा। इतने ही ग्रुप्स आपको डाइवेलेंट में मिल सकते हैं, इसके अलावा कोई ग्रुप्स आपको डाइवेलेंट में नहीं मिलेगा। ये है भाई, ये हमने बात करी। अब देखिए दूसरा ऐसे बोल दूं, दूसरा एग्जाम्पल और देखना, बस आपको पहचानना है। देखिए ऐसे दे दिया, मान लीजिए CH3 CO और यहाँ पर क्या CH2 और यहाँ पर क्या CH2 और यहाँ पर क्या CH3 ऐसे, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CO और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। तो देखिए दोनों साइड आप आइडेंटिफाई कीजिए, इस साइड CH3 अटैच्ड है तो ये पहले तो ये देखिए ये आपके पास में क्या है ये ग्रुप डाइवेलेंट है, बिकॉज इस साइड कार्बन चेन इस साइड कार्बन चेन, ये आपके पास डाइवेलेंट है, इस साइड कार्बन चेन और इस साइड कार्बन चेन, दोनों साइड क्या है डिफरेंट है। इसका मतलब ये हमारे पास दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों आपके पास में मेटामर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेटामर्स हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला ये कंडेंस फॉर्मूला देगा, ये कंडेंस फॉर्मूला देगा। आपको ये सोचना है कि आपको मेटामेरिज्म पूछा जाता है तो मतलब आपको ये सोचना है कि बोथ ग्रुप्स आर क्या होने चाहिए डिफरेंट होने चाहिए, यानी डाइवेलेंट एटम से जो अटैच्ड कार्बन चेन होती है वो शुड भी क्या होनी चाहिए डिफरेंट होनी चाहिए। देन आपके पास क्या जनरेट होंगे मेटामर्स जनरेट होंगे। क्या जनरेट होंगे मेटामर्स जनरेट होंगे। फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा सर ऐसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें फंक्शनल ग्रुप्स को, मेटामर्स को, पोजिशनल पढ़ा चेन पढ़ा, तो लास्ट में जब हम स्ट्रक्चरल सारे पढ़ लेंगे तो आपके पास कंक्लूजन आएगा किस वे में आपको सोचना है, किस वे में चलना है, वो मैं सारा बताऊंगा कि हमारे पास कौन सा वे रहता है, पहले कौन सा सोचना है, फिर कौन सा सोचना है, सबसे लास्ट में कौन सा सोचना है, सबसे पहले कौन सा सोचना है, ये लास्ट में कंक्लूजन निकालूंगा सबका। अब देखिए इसके बाद मान लीजिए आपके पास ऐसे दे दे CH3 CH2 और यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको दे दे CH2, यहाँ पर NH और यहाँ पर क्या CH3। ये कैसा एमीन है 2 डिग्री एमीन, आपको पता है 2 डिग्री क्या है एमीन है। एमीन के इस साइड अब यहाँ पर दूसरा क्या दे दे CH3 CH2 NH CH2 CH3। तो देखिए इसके दोनों साइड देखिए, इस साइड C2H5 है, इस साइड C2H5 है, इस साइड C3H7 है, इस साइड CH3 है। तो मतलब इस नाइट्रोजन के दोनों साइड कार्बन चेन क्या है डिफरेंट है। इस साइड यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मेटामर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेटामर्स हो जाएंगे। दीज आर मेटामर्स टू ईच अदर। तो इस टाइप से आपको कोई भी फॉर्मूला गिवन होता है, कोई भी कार्बन चेन गिवन होती है, आपको पूछ रिलेशन बताइए क्या रिलेशन होगा, तो आपको फाइंड आउट करना है। बस मेटामर्स में क्या ध्यान रखना है, आपको मेटामर्स में ये ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप्स जब आपको सेम दिख जाए, आपको मोलिकुलर फॉर्मूला सेम दिख जाए, तो फंक्शनल ग्रुप्स कैसा होना चाहिए मस्ट बी डाइवेलेंट। डाइवेलेंट में कौन कौन देगा आपको, ऑक्सीजन दे सकता है, नाइट्रोजन दे सकता है, एस्टर दे सकता है, एमाइड दे सकता है। एमाइड की ओर बात कर लेता हूँ। देखिए एमाइड में कैसे, एमाइड में आपको ऐसे दे सकता है CH3 CO और यहाँ पर क्या है भाई NH और यहाँ पर क्या है भाई CH3, ये आपके पास में, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2 CO और यहाँ पर क्या हो गया
NH2। अब इसमें और इसमें आप देखिए दोनों में, इस साइड नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, इस साइड आपके पास क्या है, इस साइड जो कार्बन चेन है वो अलग है। भाई आपको तो क्या फाइंड आउट करना है, इस ग्रुप के दोनों साइड देखना है, इसको उठाना है साइड को, इसके इस साइड देखिए, इस साइड देखिए, दोनों साइड अलग अलग ग्रुप है, इसके आपको इस ग्रुप को लेना है। यहाँ पर क्या है, एक आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन, तो देखिए इसके इस साइड हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है, इस साइड CH3 है, इस साइड C2H5 है, तो मतलब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, आपस में मेटामर्स होंगे। क्या होंगे, मेटामर्स होंगे भाई। ये आपको सोचना है, इस तरीके से आपको सोचना है भी, यानी आपको एमाइड ग्रुप दे दें तो वहाँ पर भी मेटामर्स जनरेट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मेटामर जनरेट हो सकते हैं। ऐसे आपको वही सोचनी है सब में, क्या इस टाइप के आपको सोचना है भी। तो ऐसे इस टाइप से दे सकते हैं आपको। इसके बाद हमारे पास आता है क्या, जो लास्ट में आता है, एक आता है क्या, रिंग चेन आइसोमर्स। क्या आते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स। क्या आते हैं भाई, रिंग चेन आइसोमर्स। देखिए मेजर जो पार्ट होता है भी वो स्टीरियो आइसोमर्स होता है, स्ट्रक्चरल में से पेपर में बहुत कम आते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में पेपर्स में टोटोमेरिज्म में से आ सकता है, एग्जाम में जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो और चाहे वो बोर्ड लेवल का एग्जाम हो, उसमें टोटोमेरिज्म में से आता है या तो ज़्यादातर काम में, और या फिर आपके पास जो स्टीरियो आइसोमर का पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा, उसका जो आपके पास क्या होता है, मेजर इंपॉर्टेंट होता है, यानी वही आपको काम आता है, वो मेनली आपको सीखना है। मेनली कौन सा, वही आपको स्टीरियो आइसोमर्स। ये तो आपके पास क्या होता है, रिंग चेन में देखिए भी, रिंग चेन में वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा आपके पास में, और आपके पास क्या होगा, रिंग चेन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर क्या होगा, वन कंपाउंड इज साइक्लिक। यहाँ पर देखिए भी, यहाँ पर क्या होगा, वन कंपाउंड इज साइक्लिक इन नेचर, साइक्लिक इन नेचर। वन कंपाउंड तो आपका कैसा होगा, साइक्लिक इन नेचर होगा। एंड अनोदर कंपाउंड्स इज एसाइक्लिक इन नेचर। क्या, एसाइक्लिक इन नेचर। यानी आपके पास में क्या है, आपके पास में एक कंपाउंड तो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ भी सेम होगा, एक कंपाउंड आपका साइक्लिक होगा, एक कंपाउंड आपका क्या होगा, एसाइक्लिक होगा। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे 4 मेंबर है, जैसे नाम से स्पष्ट है भाई, रिंग चेन, इसका मतलब क्या है, एक चेन और एक रिंग आपस में क्या शो करें, आइसोमेरिज्म शो करती है, तो वहाँ रिंग चेन आइसोमर्स बनते हैं। कंडीशंस क्या है, कंडीशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कंडीशन पहली है। दूसरा, एक रिंग होनी चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग में और नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द, हमारे पास क्या है, मैं बोल दूं सिंगल एसाइक्लिक चेन में क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। या फिर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स भी क्या होने चाहिए, सेम, यानी यहाँ फंक्शनल ग्रुप्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम, देखिए 4 कार्बन एटम है, इसका मतलब C4 यहाँ पर रहा होगा, C4, और यहाँ पर क्या है, H8 आपके पास में है। ये आपके पास फॉर्मूला दे दिया, तो इससे आपके पास ये एक तो रिंग बन सकती है, एक आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3 ये आपके पास बन सकता है। तो देखिए ये आपके पास है, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4, इसमें भी कितने हैं, 4, इसमें भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 8, और इसमें भी कितने हैं, 8 है। तो मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, रिंग चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। क्या होंगे, रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। क्या होंगे, रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। यानी एक आपके पास रिंग हो, एक आपके पास में एसाइक्लिक कंपाउंड हो, तो आपके पास में वहां पर रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं। और देखिए आप यहाँ डबल बॉन्ड एक है और डबल बॉन्ड एक है, यहाँ पर रिंग भी कितनी है, एक है, इसका मतलब इसमें डी यू कितनी आएगी, यानी डबल बॉन्ड डी यू की, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन की बात करूं तो वो कितना आएगा, इसमें 1 आएगा। देखते ही पता चल रहा है, एक रिंग है तो मतलब डी यू एक, एक डबल बॉन्ड है तो मतलब डी यू एक, 2 डबल बॉन्ड है तो मतलब डी यू कितनी, 2, और अगर 2 रिंग है तो मतलब डी यू कितनी, 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से रिंग चेन आइसोमर्स आपके पास में जनरेट होती हैं। तो ये आपके पास में थी किसकी, रिंग चेन आइसोमेरिज्म की बात थी। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, टोटोमेरिज्म आएगा। लास्ट में जो स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट आता है वो आता है टोटोमेरिज्म। क्या आता है, टोटोमेरिज्म आता है। टोटोमेरिज्म 6 पार्ट आपके पास में आता है, वो क्या है, टोटोमेरिज्म है। कौन सा है भाई, टोटोमेरिज्म। और इस टोटोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। इसके कई नाम है भी, डेस्मोट्रोपिज्म, टोटोमेरिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं इसको, और इसको हम कीटो इनोल टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटो इनोल
टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं सबकी डिस्कस करूँगा। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म भी इसको बोला जाता है, यानी टोटोमेरिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, या फिर इसको डायनेमिक आइसोमर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायनेमिक आइसोमेरिज्म। डायनेमिक आइसोमेरिज्म यानी आपके इसके पास में कई नाम हो गए भाई। देखिए टोटोमेरिज्म जो होती है इसके कई नाम हो गए। टोटोमेरिज्म बोल दो, डेस्मोट्रोपिज्म बोल दो, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म बोल दो, और डायनेमिक आइसोमेरिज्म बोल दो। ये आपके पास में कई नाम से इसके पास होते हैं भाई, कई नाम इसके पास में होते हैं। अब आपके पास आएगी कंडीशंस। जैसे हमने सब में पढ़ा रिंग चेन आइसोमर्स होता है, तो एक रिंग होनी चाहिए, एक आपके पास क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। ऐसे ही हमने पढ़ा मेटामर्स, मेटामर में क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और डाइवेलेंट एटम होना चाहिए। ऐसे हमने पढ़ा। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा? फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर के बारे में, तो फंक्शनल ग्रुप से उसमें क्या होना चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये हमने पढ़ा। ऐसे ही मैंने आपको बताया था क्या? चेन आइसोमर्स के बारे में, कि चेन आपके पास में क्या बननी चाहिए? डिफरेंट बननी चाहिए। ऐसे ही हमने पोजिशनल आइसोमर की कंडीशन देखी कि आपके पास पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बोल दूं या फिर फंक्शनल ग्रुप्स बोल दूं, वो क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। तब आपने पोजिशनल बोला था। तो ऐसे ही सेम इसकी भी कुछ ना कुछ क्या होगी? कंडीशंस होगी। तो यानी वो कंडीशंस क्या होगी वो हमें जाननी है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? मस्ट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। भाई आप स्ट्रक्चरल पढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये बात तो अपने माइंड में रख लीजिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट भी सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। यहाँ पर क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस है। हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस फ्रॉम वन साइड टू, यानी यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं? माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एटम टू अनोदर, फ्रॉम वन एटम टू अनोदर। ध्यान दीजिए भी, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एटम टू अनोदर एटम इफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या बोल रहा हूँ मैं? माइग्रेशन होता है फ्रॉम वन एटम टू अनोदर एटम। मतलब क्या है? मतलब ये है, यहाँ पर देखना भाई, मतलब ये है कि आपके पास में ऐसा कुछ है, मान लीजिए ये आपके पास है, मान लीजिए कोई कंपाउंड गिवन है 1 2 3, 3 कार्बन एटम की आपके पास चेन है। ऐसे 3 कार्बन एटम्स की आपके पास क्या होगी? चेन है। मान लीजिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है 1 2 3, इस पे ध्यान दीजिए 1 2 3, 3 कार्बन एटम की मान लीजिए चेन है। ऐसे आपको दे देगा कोई भी 3, हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ अभी मैं। और यहाँ पर मान लीजिए क्या है? हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 2 3, तो यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका माइग्रेशन होगा फ्रॉम वन एटम टू अनोदर एटम। ये वन एटम टू अनोदर एटम 1 से 2 पे हो सकता है, डायड सिस्टम बोलेंगे इसको। 1 से 3 पे हो सकता है, ट्राइड सिस्टम इसको बोलेंगे। यानी ये हाइड्रोजन एटम क्या हो सकता है? यहाँ से आपके पास क्या जा सकता है? इसके ऊपर जा सकता है, यानी ऐसे जा सकता है। तो पहले ये यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया, तो मतलब वन एटम टू अनोदर एटम पे, यानी सेकेंड टाइम में कब होगा, कैसे होगा, ये मैं अभी बताऊंगा। देखिए ये मान लीजिए आपका क्या आ गया? यहाँ पर चला गया हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर चला गया। देखिए 1 2 3, तो ये यहाँ पर 1 2 और 3, यानी 1 से कहाँ पर चला गया हाइड्रोजन एटम? 3 पे चला गया। तो इसको हम बोलेंगे क्या? टोटोमेरिज्म बोलेंगे। यानी यहाँ पर आपको मेन बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम का क्या होता है? माइग्रेशन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन होता है। ऐसे लगता है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है 1 और 3 के बीच में क्या करता रहता है? ऑक्सीलेट करता रहता है, यानी कभी 1 पे, कभी 3 पे, कभी 1 पे, कभी 3 पे, यानी ये ऐसे ऑक्सीलेट जो होता है करता रहता है। यानी आपने पढ़ा होगा ऑक्सीलेटर, यानी आपने पेंडुलम पढ़ा होगा, पेंडुलम देखा होगा, वो कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। भाई घड़ी आपने देखी है? आपके पास वॉच जो आती है, क्या दीवार घड़ी जिसको आप बोलते हैं, वो आपने देखी है? उसमें पेंडुलम लगा होता है, वो जितना इधर जाता है उतना इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है। तो मतलब वो क्या करता रहता है? ऑक्सीलेट करता रहता है इन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट, जितना लेफ्ट में उतना ही क्या राइट में ऑक्सीलेट करता रहता है। तो ये हाइड्रोजन एटम भी क्या करता रहता है? 1 और 3 के बीच में ऑक्सीलेट करता रहता है। इसीलिए इसको हम डायनेमिक आइसोमेरिज्म बोलते हैं। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीलेट करता रहे 1 और 3 के बीच में, यानी जो क्या करता रहे? ऑक्सीलेट करता रहे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और हम
टोटोमेरिज्म को बोलते हैं, क्योंकि टोटोमर्स का मतलब होता है एक टोटोमर्स दूसरे टोटोमर में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। अभी हम वो भी देंगे। डेस्मोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, डेस्मो का मतलब होता है भी क्या, डेस्मस का मतलब क्या होता है, डेस्मोट्रोपिज्म, ये ग्रीक वर्ड होता है भी, जिसमें डेस्मस का मतलब होता है बॉन्ड और ट्रोपिज्म का मतलब होता है टर्न्स करना। डेस्मोट्रोपिज्म जो होता है डेस्मस प्लस में ट्रोपिज्म से मिलकर बना होता है, जिसमें डेस्मस का मतलब होता है भी बॉन्ड और ट्रोपिज्म का मतलब होता है टर्न्स, यानी बॉन्ड का टर्न करना। बॉन्ड का टर्न करना मतलब बॉन्ड का शिफ्ट होना, बॉन्ड का शिफ्ट होना। तो इसलिए हम डेस्मोट्रोपिज्म, देखिए बॉन्ड शिफ्ट ही तो हो रहा है, ये हाइड्रोजन एटम 1 पे था और ये कहाँ जा रहा है, ये आपके पास में 3 पे जा रहा है। तो मतलब क्या रहा है, बॉन्ड टर्न कर रहा है एक तरीके से। भाई एक तरीके से हम देखें तो ये बॉन्ड टर्न करना है, मतलब एक बॉन्ड जो होता है वो क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, 3 पे जा रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, डेस्मोट्रोपिज्म बोलते हैं, यानी बॉन्ड यहाँ पर टर्न्स कर रहा है, बॉन्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, टर्न, यानी बॉन्ड यहाँ पर चल रहा है एक तरीके से। ये ग्रीक वर्ड होता है, दिस इज द ग्रीक वर्ड, तो इसलिए हम इसको डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। कीटोइनॉल क्यों बोलते हैं वो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए आपके पास में इसमें क्या देता है, वो क्या देता है आपको इसमें, देखिए आपको मान लीजिए ऐसे दे दिया CH3 और यहाँ पर CO और यहाँ पर क्या दे दिया CH3। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, 0 से बेसिक से ले रहा हूँ, यही आपको मिलेगा, आपकी बुक आप NCERT उठाओगे तो ये एग्जांपल मिलेगा। सबसे पहला एग्जांपल देखिए भाई, CH3 CO CH3 मिलेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोन जनरल भाषा में, और वैसे हम बोलते हैं इसको कीटोन बोलते हैं जनरल भाषा में। क्या बोलते हैं, कीटोन। तो यहाँ पर देखना भाई, इसको आप और करके मैं ऐसे लिख देता हूँ भाई, CH2, यानी इसमें से एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर कर देता हूँ CO और यहाँ पर क्या हो गया भाई CH3। देखना भाई, अब मैं क्या करता हूँ, ये 1 ये 2 और ये आपके पास में क्या 3, इस हाइड्रोजन एटम को भाई मैं यहाँ ले जाता हूँ, इस बॉन्ड को मैं, इस वाले बॉन्ड को मैं यहाँ ले जाता हूँ और यहाँ से ये इस साइड चले जाता हूँ। तो ये हाइड्रोजन एटम 1 से कहाँ लेके जाना है, आपको 3 पे लेके जाना है, मैंने आपको बताया था। यानी आपके पास में CH2, यहाँ तो क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन्स, और यहाँ पर क्या जुड़ा रहेगा CH3 एज इट इज। देखिए भाई मैंने आपको यही बताया था कि आपके पास में 1 से हाइड्रोजन एटम किस पे शिफ्ट होगा, 3 पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर तो पक्का ही क्या आएगा, बॉन्ड आएगा, बिकॉज ये बॉन्ड टूटेगा तो इनके बीच बॉन्ड बनेगा। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ नेगेटिव आया, फिर इस नेगेटिव पे कौन जुड़ गया, ये H जुड़ गया। तो यानी ये 1 ये 2 और ये आपके पास में क्या 3। तो देखिए हाइड्रोजन कहाँ जुड़ गया, 3 पे जुड़ गया। तो ये तो होती है आपके पास क्या कीटो फॉर्म, और ये क्या होती है इनोल फॉर्म होती है। क्या होती है, इनोल फॉर्म। इनोल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन प्लस में यहाँ पर क्या है ओल। इन का मतलब क्या है, यहाँ पर एल्कीन है। देखिए भाई इन का मतलब क्या है, यहाँ पर एल्कीन है इसलिए इन लगा दिया, और ओल किस लिए, क्योंकि ये हमारे पर क्या है एल्कोहल है, इसलिए इन प्लस ओल दोनों मिलकर क्या बना लेंगे इनोल। तो यहाँ पर इनोल फॉर्म बन गया। और यहाँ पर देखिए ये क्या होता है कीटो फॉर्म होती है। क्या होती है, कीटो फॉर्म होती है, क्योंकि ये तो क्या होता है कीटोन, तो ये हम बोलते हैं कीटो फॉर्म, और ये हमारे पास क्या बोलते हैं हम इनोल फॉर्म। तो इसको इसीलिए बोला जाता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, क्योंकि एक फॉर्म कीटो होती है तो दूसरी उसके कोरिस्पोंडिंग क्या होती है इनोल फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो इसको बोला जाता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। भाई इससे बेसिक कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, इससे बेसिक तो कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि यही एग्जांपल है NCERT में सबसे सिंपलेस्ट। कीटो इनोल क्यों बोलते हैं कीटो इनोल, आप सोचिए कीटो का मतलब कीटोन, इनोल का मतलब इन प्लस में ओल, यानी उसमें एक एल्कीन हो और एक आपके पास एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स हो, तो मतलब इनोल फॉर्म होगी वो। और कैसे जनरेट होगी, 1 से हाइड्रोजन अगर 3 पे चला जाए, 1 से हाइड्रोजन 3 पे चला गया, अब वापिस से ये यहाँ आ जाए बॉन्ड। भाई देखिए आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पर O और ये H और ये CH2, इस वाले को मैंने लिखा है CH3 ऐसे। अब वापिस ये बॉन्ड वापिस यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, तो आपके पास में वापस से ये बन जाएगा भाई। तो इस तरीके से ये कीटो फॉर्म बन जाएगी। तो ये कीटो इनोल क्या होती है टोटोमेरिज्म, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक कीटो फॉर्म होती है वो इनोल फॉर्म में जाती है, कभी इनोल कभी कीटो कभी इनोल कभी कीटो। तो अब ये था हमारे पास क्या कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। क्यों बोलते हैं इसको, क्यों हम इसको डेस्मोट्रोपिज्म बोलते हैं, क्यों हम इसको डायनेमिक आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा, उसमें मैं डिस्कस करूँगा क्या कि कब आपकी कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है और कब आपकी ये इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा, आपसे डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए अच्छे से और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।